हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, पढ़ाई में मन भी लगा रहे होंगे। ओके, वेरी गुड बेटा। देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे साउंड की, साउंड के लेक्चर 1 की। ये हमारा एक चैप्टर है साउंड। साउंड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड साउंड। साउंड बेटा होता क्या है? साउंड हम सुनते हैं ना, जैसे अगर आपको बात करनी होती है, कन्वर्सेशन करना होता है, तो वो जो आवाजें हैं, जो साउंड है, वही हम सुनते हैं। ठीक है, तो साउंड एक तरीके की एनर्जी का फॉर्म होता है। साउंड क्या होता है बेटा? एक तरीके की एनर्जी का फॉर्म होता है, जिससे हमारे क्या होता है, सुनना होता है, यानी कि जिससे हम हियरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। वो हमें सेंसेशन जनरेट करता है हियरिंग का। द साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, जिससे हम सुनते हैं बेटा, ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है। अब ये साउंड जो एनर्जी का फॉर्म होता है, ये जनरेट कहां से होता है बेटा? इट इज जनरेटेड फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड को जनरेट करती है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है a sound is produced when a sound is produced when a body vibrate and it is reaches us through the vibration of the particle of the surrounding medium. Thus the sound requires a medium for its propagation. मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी वाइब्रेट करे, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो इसका वाइब्रेशन, मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, यहां एक पर्सन है, अब इसने वाइब्रेट करना अपनी मीन पोजीशन के अबाउट स्टार्ट किया। अब जो हमारा इसका वाइब्रेशन है इस तरीके का, ये वाइब्रेशंस इस मीडियम के थ्रू, यहां कोई मीडियम होगा, दैट इज एयर, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, तो इस मीडियम के थ्रू ये वाइब्रेशन जब हमारे कानों तक पहुंचेगा, तब हम इसके वाइब्रेशंस को क्या कर पाएंगे? सुन पाएंगे। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि बेटा साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी इज वाइब्रेट, बॉडी वाइब्रेट करे एंड इज रीचेस अस थ्रू द वाइब्रेशंस, और ये हमारे कानों तक वाइब्रेशंस के फॉर्म में आए विद द हेल्प ऑफ मीडियम। ये मीडियम के हेल्प से ही आएगा बेटा। याद रखना, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, साउंड रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। प्रोपोगेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। ओके बेटा, आगे देखते हैं। अब साउंड से रिलेटेड कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। कह रहा है द वेवलेंथ लैम्डा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी। वेवलेंथ दिया है हमें कि साउंड की वेवलेंथ ये होती है। आगे कह रहा है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेव वेलोसिटी। द वेव वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f, साउंड की फ्रीक्वेंसी f, एंड द वेवलेंथ आर रिलेटेड एज वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। द वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये होता है हमारा रिलेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद टाइम पीरियड में दे रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम। The time period of a wave t and the frequency r as related to f is equal to 1 by t, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को इस तरीके से रिलेट करते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है when the medium particles vibrate there is a change of kinetic energy into the potential energy and vice versa। जब बेटा साउंड किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से जनरेट हो रहा है, वाइब्रेशंस वहां से जनरेट हो रहे हैं, और वो किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा, तो उसके बीच में एक मीडियम होगा बेटा। अब उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। अब इसका मतलब उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस अब उनके थ्रू पास होगा, तो वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो साउंड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलास्टिक और द मैकेनिकल वेव। इसीलिए
क्योंकि वो क्या करते हैं, जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं हमारे, मीडियम, जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल करता है, उनके पार्टिकल्स में एनर्जी को चेंजेस करते हैं, इसलिए हम इसे इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। द मैकेनिकल वेव्स आर टू काइंड, दो टाइप की मैकेनिकल वेव होती है। द फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल, देन द सेकंड वन इज ट्रांसवर्सल। फर्स्ट वन लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड द सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसको समझते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव को समझाता हूं, देखिएगा बेटा। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, देखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, जब कोई भी मीडियम में लाइट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करते हुए चलती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे मान लीजिए ये एक रीजन है, दैट इज कंप्रेशन रीजन, इसके बाद एक रीजन आएगा जिसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर हो जाएंगे, दैट इज रेयर फ्रैक्शन का रीजन। फिर कंप्रेशन रीजन आएगा जिसमें पार्टिकल्स पास पास हो जाएंगे, फिर एक रीजन आएगा जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन यानी कि साउंड की डायरेक्शन के साथ चलते हैं। जब साउंड की डायरेक्शन के साथ पार्टिकल्स चलते हैं, ठीक है, सेम उसी की डायरेक्शन में, तो उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है, यानी कि साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जब पार्टिकल्स का मोशन होता है, साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जब पार्टिकल्स का मोशन होता है बेटा, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा यही डिफिनीशन हमें भी मिलेगी। आगे देखते हैं, एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहां क्या लिखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इफ द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि प्रोपोगेशन के अलोंग, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल में यहां दिख रहा था, जिस तरफ प्रोपोगेशन हो रहा है उसी तरफ पार्टिकल आगे पीछे की तरफ, लॉन्गिट्यूडिनल, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, वो आगे पीछे ही होते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, along the wave, ठीक है, along the direction of the propagation of the wave, this forming compression and the rare fraction in the medium, this wave is called longitudinal wave। समझ में आया? ओके, आगे कह रहा है is that sound well as gas, ये ज्यादातर गैस में होता है। कह रहा है on the other hand if the medium particles vibrate normal to the, normal का मतलब बेटा perpendicular होता है, normal का मतलब perpendicular to the direction of the propagation of the wave फॉर्मिंग क्रेस्ट एंड द ट्रो। क्रेस्ट एंड ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा दैट इज कॉल्ड ट्रो। ठीक है, तो वही कह रहा है जब डायरेक्शन नॉर्मली हो पार्टिकल्स की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में, और वो क्रेस्ट और ट्रो फॉर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसी वेव को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बेटा, मानते हैं द स्पीड v, जैसे मान लीजिए यहां लिखा है द स्पीड v ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अगर कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड होगी, इज दैट साउंड इन गैसियस मीडियम, गैस मीडियम में हो, और उसकी कोई डेंसिटी हो d एट अ प्रेशर, ठीक है, और उसका कोई प्रेशर हो p, तो वहां पर जो उसकी स्पीड होगी वो कैसे निकालेंगे, p इज इक्वल टू, ठीक है, गामा p अपॉन डी, रूट गामा p अपॉन डी। देन इट मींस गामा क्या है बेटा, यहां पर इसका स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है। कह रहा है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज 1.4 ऑफ फॉर एयर, तो एयर का ये स्पेसिफिक हीट रेशियो है। तो यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होगी बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे, डेंसिटी पर, और उनके हीट का रेशियो। तो गामा इनटू प्रेशर, एयर प्रेशर कितना है और उस एयर की डेंसिटी कितनी है, उसको रूट करके हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक फार्मूले बेटा हमें याद रखने होंगे, याद रखिएगा। आगे आगे क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, जो स्पीड होती है वो प्रेशर के से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है। द स्पीड v ऑफ ट्रांसवर्स वेव, प्रेशर से बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, यहां पर लिखा भी है इसके लिए। आगे कह रहा है द स्पीड v ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, जो हमको ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में निकालना होता है बेटा,
क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो हमारे लिए वहां स्पीड निकालना थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। कह रहा है द स्पीड v इन ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन। अगर मान लीजिए किसी स्प्रिंग में आप वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव एक लहर वेव बनाते हुए जाएगी। तो कह रहा है यहां पर जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी कि कितनी टेंशन है, ठीक है, मीडियम में, एंड द मास पर यूनिट लेंथ मीटर बाय स्ट्रिंग इट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू टेंशन बाय मास। इस तरीके से हम वहां पर साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के फॉर्म में, ठीक है बेटा। और ऐसा नहीं कि दोनों का कैलकुलेशन अलग आएगा, सेम आता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है द साउंड वेव डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनसे डिफर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ है कि इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये सारी की सारी वेव्स क्या हो जाती हैं, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एक्सरेज वगैरह सब मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनसे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थोड़ा सा अलग होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड बाय द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो सन से लाइट्स आती हैं, उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो फॉर्मेशन, जब वो आगे की तरफ प्रोपोगेशन करती हैं तो वो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हुए चलती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। तो यानी कि ये पीरियोडिक मोशन करते हुए आती हैं और अपने परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते आती हैं प्लेन में, ठीक है। इन अ प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन का मतलब वेव प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दस द ट्रांसवर्स वेव, ये ज्यादातर ट्रांसवर्स वेव है, बट अनलाइक साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। लेकिन साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ये वैक्यूम में भी मतलब आराम से ट्रेवल करती है, लेकिन साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है। कह रहा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडिया एंड इट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और हर एक मीडियम में इसकी स्पीड अलग हो जाती है। साउंड के साथ भी यही है, लेकिन साउंड वैक्यूम में स्पीड ही नहीं होती, वहां ट्रेवल ही नहीं कर पाता, ठीक है। आगे कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना बेटा, ये अपनी एनर्जी को फॉर्म ऑफ फोटोन ट्रांसफर करती हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीज आर द मैकेनिकल वेव्स। इनको सिर्फ मैकेनिकल बोलेंगे और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स को। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक मटेरियल मीडियम में प्रोपोगेशन करता है, ठीक है। ये एक मटेरियल मीडियम में प्रोपोगेशन करेगा। इसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ होती है, लेकिन इसकी स्पीड 330 होती है एयर में और इसकी 3 × 10⁸ होती है। तो सोचो बहुत बड़ा डिफरेंस है इनकी स्पीड में। इसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा, कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स विजिबल इज वेरी स्मॉल ऑफ ऑर्डर टू 10⁻⁻6। इसकी विजिबल लेंथ जो होती है, यानी कि विजिबल लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻6 होती है, लेकिन ये जो वेवलेंथ होती है साउंड की, इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है 10⁻² से 10 मीटर तक होती है, यानी कि काफी कंपैरिजनली इनसे काफी बड़ी वेवलेंथ होती है। दीज वेव आर ट्रांसवर्स एंड दीज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल। इस तरीके की वेव्स हमें दिखाई देती हैं, कहीं ट्रांसवर्स दिखाई देंगी तो कहीं लॉन्गिट्यूडिनल दिखाई देती है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कंपैरिजन। अब हम बात कर लेते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है, देखिएगा साउंड जब किसी रिजिड या हार्ड सरफेस पे पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट सरफेस नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, बट बहुत कम। साउंड जब किसी रिजिड या हार्ड सरफेस पे पड़ता है तो वहां से बाउंस बैक होकर आता है। जिस तरीके से लाइट किसी सरफेस से बाउंस बैक होकर आती है, रिफ्लेक्शन करती है, सेम उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। लेकिन उसके रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा, जैसे लाइट का रूल फॉलो होता है ना, लाइट के 2 रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के। क्या रूल होते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। और दूसरा रूल क्या होता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। जिस रूल को लाइट फॉलो करता है उसी रूल को साउंड भी रिफ्लेक्शन में फॉलो करती है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है
द रिटर्न ऑफ साउंड वेव sorry, the return of the sound wave on striking a surface such as wall, metal sheet, plywood etc. कुछ बड़ा और solid चीज back in the same medium is called the reflection of sound wave. Just like any other wave, when strike the hard surface, return back in the same medium, obeying the law of reflection. Law of reflection को follow करेगा. पहला, the angle of reflection is equal to the angle of incidence. दूसरा, incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on a same plane. होगा? तो ये रूल फॉलो करेगा. ठीक है बेटा. लेकिन इसके लिए हम लोग ज्यादातर क्या लिखते हैं, हार्ड या एक टफ सरफेस हमें चाहिए होता है. इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं इको की. इको क्या है? द साउंड हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्स्टिकल्स. क्या लिखा है? द साउंड हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्स्टिकल सच एज अ क्लिफ, hillside, wall or a building edge or a forest etc. after the original sound has ceased is called an echo. यानी कि कभी कभी होता क्या बेटा, आपने कोई आवाज जनरेट की, वो आवाज कुछ दूर तक गई और आपको आपकी आवाज दोबारा सुनाई देती है. कभी कभी आपने देखा होगा, ये सब नेचुरल फेनोमेना है, आपको आपकी आवाज दोबारा से सुनाई देती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इको. यानी कि आपके साउंड का कहीं जाना और किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आपको सुनाई देना, दैट इज कॉल्ड इको. इसे हम क्या कहते हैं? इको बोलते हैं बेटा. यानी कि साउंड का ट्रेवल करते हुए कहीं जाना और रिफ्लेक्ट होके आपको वापस सुनाई देना, दैट इज कॉल्ड इको. इको के लिए कुछ बेसिक कंडीशन होती है बेटा. कंडीशन का मतलब साउंड कहीं जाएगा, टकराएगा और वापस आएगा. इसकी बेसिक कुछ कंडीशन होती है. कंडीशन ये होती है कि साउंड एक रिजिड ऑब्स्टिकल से टकराए, ठीक है, टफ सरफेस से टकराए, साथ ही साथ उसकी साइज भी इतनी होनी चाहिए कि वो हमारे साउंड वेव की साइज से बड़ी हो, ताकि वो कंप्लीट लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, सॉरी कंप्लीट साउंड को रिफ्लेक्ट कर सके. बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स होना चाहिए. साथ ही साथ हमें एक और चीज हमको यहां मालूम होनी चाहिए कि हमारी जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब हम कितने देर के बाद साउंड को दोबारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बोला, तो कितने टाइम पीरियड के बाद मैं साउंड को दोबारा आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि हाँ कुछ बोला गया. तो उसके लिए बेटा टाइम होता है 1/10 सेकेंड. मैं हर 1/10 सेकेंड, मैं नहीं, ह्यूमन बीइंग्स हर 1/10 सेकेंड में साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. 1/10 सेकेंड का मतलब 0.1 सेकेंड में हर पर्सन साउंड को आइडेंटिफाई कर लेता है. तो एक मिनिमम टाइम ये भी रिक्वायर है कि आपका साउंड आपके कान तक इतने देर में पहुंचना चाहिए, इतने देर के बाद पहुंचना चाहिए. अगर इससे जल्दी पहुंचता है तो आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको आपका इको सुनाई दिया. अगर आपको इको सुनना है तो साउंड को दोबारा आने में जो टाइम लगे वो मिनिमम इतना लगेगा. इससे पहले आता है तो आप इको नहीं समझ पाएंगे, इसके बाद आता है तो आपको इको क्लियरली सुनाई देगा. ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होता है बेटा. ओके, तो वही कह रहा है कंडीशन, एन इको, सॉरी लिखा है क्या, एन इको इज हियर्ड ओनली इन द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग साउंड फ्रॉम द रिजिड ऑब्स्टिकल्स. रिफ्लेक्टर एक रिजिड ऑब्स्टिकल होना चाहिए, लॉन्ग इनफ, इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उसको पर्सन को वापस दे सके. द रिफ्लेक्टेड साउंड टू रीच द पर्सन एट लीस्ट, मिनिमम इतने सेकंड के बाद सुनाई देना चाहिए. मान लो ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस किया, उसके बाद कम से कम इतने टाइम के बाद मुझे वो साउंड सुनाई देगा, तब तो चलेगा. अगर उससे पहले आ गया वो साउंड तो फिर मुझे सुनाई नहीं देगा. ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा केयर करेंगे. आगे क्या लिखा है, कह रहा है इफ d इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर. अगर मान लेते हैं कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे चीज देखनी है कि हम किस तरीके से साउंड को गेट कर सकते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, इफ d इज द डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जर्वर फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स एंड वेलोसिटी, ये दिया है, एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड ये दिया है 340 मीटर पर सेकंड, d दे दिया 340 मीटर पर सेकंड, इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, then the total distance traveled by the sound is to reach the obstacle and then come back is 2d, then time taken to hear an echo. तो टाइम टेकन कितना लगता है, आइए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं. देखिएगा बेटा, मैं एक कंडीशन समझाता हूं. मान लीजिए कि यहां पर एक पर्सन है, इसने आवाज जनरेट की, यहां पर एक ऑब्स्टिकल है, तो इसकी वॉइस यहां तक जाएगी और यहां से टकरा के वापस आएगी. तो मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, d. और अगर साउंड यहां तक गया और वापस आया तो इसे कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी बेटा, साउंड को 2d डिस्टेंस चलना पड़ेगा. और इसको मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए यहां तक आने में, 0.1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए. और साउंड की वेलोसिटी क्या दिया है, 340 मीटर पर सेकंड दिया है.
तो आइए देखते हैं एक मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी जिसमें बंदा साउंड सुन सकता है। तो यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच इज इक्वल टू स्पीड का मतलब v, तो इसका मतलब 340 इज इक्वल टू डिस्टेंस, 2d चल रहा है ना बेटा, इधर से और इधर से, दैट इज 2d अपॉन टाइम कितना हो गया बेटा 0.1। अब मैं 2d निकालना है, 0.1 को इधर ले जाओ, तो यानी कि 2d इज इक्वल टू 340 इंटू 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 34, और ये 2 है, 2 को भेज दिया डिवाइड में अपॉन 2, कैलकुलेट किया, आंसर कितना आ गया बेटा 17। सो 17 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस, 17 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको। आपको एयर में अपना इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर चाहिए होगी, ठीक है बेटा, ताकि आप अपना इको सुन सके। आपको मिनिमम डिस्टेंस कितनी चाहिए बेटा 17 मीटर की डिस्टेंस जो कि मिनिमम होगी, ये आपको रिक्वायर्ड होगी ताकि आप अपना एक इको सुन सके। ओके, कैसे कैलकुलेट करना ये मैंने आपको दिखाई दिया, सिंपल है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है इफ देयर आर रिपीटेड रिफ्लेक्शन एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द साउंड गेट प्रोलॉन्ग, दिस इफेक्ट इज नोन एज रेवर्बरेशन। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा इको आ रहा है, बहुत ज्यादा इको आ रहा है और कॉन्जिक्यूटिव इको आ रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसा कब होगा, जैसे मान लीजिए ये पूरा बाउंडेड एरिया है और आप यहां कहीं खड़े हैं और आपने साउंड जनरेट किया, तो आपका साउंड पहले इधर जाएगा, फिर यहां से टकरा के इधर जाएगा, तो ये लगभग सभी डायरेक्शन में आपके साउंड वेव्स जा रहे हैं और हर जगह से ये बार बार रिफ्लेक्ट होकर कहां आएंगे, आपके पास आएंगे। तो आपको किसी एक इको को पर्टिकुलर एक टाइम में बहुत सारे साउंड जो रिफ्लेक्टेड साउंड होंगे वो सुनाई देंगे और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलेगा। तो इससे क्या होगा कि जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने लगते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मैं कौन सा इको सुन रहा हूं, तो वहां पे मल्टीपल्स इको की कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा रेवर्बरेशन, यानी कि एक तरीके का शोर हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा शोर शराबा टाइप का लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा रेवर्बरेशन। इसका एक कॉमन एग्जांपल ले लो, क्लास में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, अगर सभी बच्चे एक साथ बात करने लगेंगे तो आपको किसी बच्चे की बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती, आपको बस यही लगता है कि शोर हो रहा है। अगर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं बाकी सब शांत हैं तो आप उन दोनों की बात को क्लियरली सुन सकते हैं, लेकिन अगर सभी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो सबके साउंड्स क्या होंगे, सबके साउंड्स एनर्जी टकराएंगी। भाई इस एक बच्चा कुछ बोल रहा है, दूसरा बच्चा कुछ बोल रहा है, दोनों की एनर्जी एक साथ कान में आ रही है और हमारा कान आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि भाई इसको सुने कि उसको सुने, और दोनों के वर्ड मिक्स हो जा रहे हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, बस ये लगता है कि शोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, तो एक बार देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा सिंपल साउंड क्या है, तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें सुनने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ रिलेशंस मैंने आपको बताए, ये रिलेशंस आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखिए इन रिलेशंस को, किसको क्या कहते हैं और किसके साथ क्या रिलेशन निकलता है, क्योंकि ये रिलेशंस अगर आप भूलेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, वेव के फॉर्म कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि वेव के दो फॉर्म होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड द ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल रेयरफैक्शन और कंप्रेशन करते हुए चलता है, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ साउंड चलता है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स साउंड की डायरेक्शन के नॉर्मली चलता है, यानी कि परपेंडिकुलरली चलता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई, यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, ये डिफरेंस आपको हमेशा दिमाग में रखना है बेटा, आप इसको कई बार रीड करिए, बार बार रिवाइज करिए, ये आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, ये सेम एज लाइट के रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, सब कुछ सेम होता है। अब यही साउंड जब रिफ्लेक्ट करके वापस आपके कानों तक आता है तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं, इको। और इको सुनने की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है बेटा वो होती है 17 मीटर, और हर एक पर्सन का, हर एक ह्यूमन बीइंग का जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है, यानी कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है वो उसके लिए है 0.1 सेकेंड फॉर साउंड। एक दूसरे साउंड को तुरंत समझने के लिए उसे कम से कम 0.1 सेकेंड की गैपिंग चाहिए होती है। ओके बेटा, फिर हम लोगों ने देखा रेवर्बरेशन। तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसकी बाद की चीजें बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक आप पढ़ाई करिए, मन लगाइए, बाय बाय।